हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग यूरोपीय मध्यकालीन कला पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग आरंभिक ईसाई, बाइजेंटाइन, रोमनस, गोथिक कला के बारे में आज पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। यूरोपीय मध्यकालीन कला को 4 भागों में बांटा गया है। यूरोपीय मध्यकालीन कला को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले प्रारंभिक ईसाई कला या ईसाई काल, जो इटली में पनपी है। दूसरा है बाइजेंटाइन कला, जो इटली में पनपी है। अगला है रोमनस कला, जो फ्रांस में पनपी है। और चौथे नंबर पे है गोथिक कला, जो फ्रांस में ये भी पनपी है। ठीक है, तो आरंभिक ईसाई कला के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आरंभिक ईसाई काल की कला, इस काल की कला की उन्नति जस्टिनियन किसके शासन में? जस्टिनियन के शासन में काल में हुआ। ईसाई जो आरंभिक ईसाई काल है, ईसाई कला है, इसकी उन्नति किसके समय हुई थी? जस्टिनियन। किसके समय? जस्टिनियन के शासनकाल में इसकी उन्नति हुई थी। ठीक है, फिर देखते हैं ईसाई धर्म के प्रथम प्राचीन कला के साक्ष्य किस पे मिलते हैं? क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईसाई धर्म के प्रथम प्राचीन कला के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिलते हैं? तो समाधि गृहों की दीवारों पर, समाधि गृहों की दीवारों पर, तथा या फिर कह सकते हैं शव की पट्टिकाओं से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? समाधि गृहों की दीवारों पर तथा शव की पट्टिकाओं से प्राप्त होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर समाधि जो ग्रह हैं, वहाँ पे उनकी जो दीवारें हैं समाधि ग्रहों की, उस पर जो चित्र बने हैं उसको कहते हैं कोटाकोम्स या कैटाकोम्स कहते हैं। क्या बोला जाता है? कैटाकोम्स कहा जाता है। ओके, फिर देखते हैं यहाँ प्रतीक कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे आरंभिक जो ईसाई कला है, तो वहाँ पे जो समाधि गृह हैं वहाँ पे प्रतीक कला के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जैसे कि मोर का है, कपोत जिसको कबूतर कहते हैं। और तो किसका किसका साक्ष्य प्राप्त होता है? किसका प्रतीक प्राप्त होता है? मोर का, कबूतर का। तो मोर का प्रतीक जो प्राप्त हुआ है, उसका अर्थ है मोर को ईसा के अमृत का प्रतीक माना गया है। मोर को किसका प्रतीक माना गया है? ईसा के अमृत। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ईसा के अमृत का प्रतीक किस पक्षी को माना गया? तो मोर को। और कपोत जो कबूतर है, उसको किसका प्रतीक माना गया? तो उसको जीव आत्मा का प्रतीक माना गया है। ओके, फिर देखते हैं यहूदी धर्म। जो यहूदी धर्म है वो ओल्ड टेस्टामेंट से संबंधित है। क्वेश्चन ये यहाँ से भी बनता है। पूरा ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप लोग शेयर करेंगे। ठीक है, और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब अगर जिन्होंने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यहूदी धर्म जो है ओल्ड टेस्टामेंट से संबंधित है। ईसाई धर्म जो है तो वो न्यू टेस्टामेंट से संबंधित है। ओके, तो जो न्यू टेस्टामेंट से कौन सा संबंधित है? तो ईसाई धर्म की कला। फिर देखते हैं प्राचीन ईसाई पूजा ग्रहों को क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं साल्टर। जो पूजा ग्रह होते हैं, प्राचीन ईसाई जो पूजा ग्रह होते हैं, उसको साल्टर बोला जाता था। फिर चर्च की वेदी पर स्थापित चित्र को आल्टर पीस कहते हैं। चर्च की वेदी पर जो स्थापित चित्र होते थे उनको क्या कहते थे? आल्टर कहा जाता था। रोम के जो डोमितिल्ला नामक स्थान है, कौन सा? डोमितिल्ला नामक स्थान से प्राप्त समाधि गृहों के भित्ति चित्र यह प्राचीन ईसाई धर्म के प्रथम चित्र माने जाते हैं। जो रोम में या ईसाई कला में जो समाधि पर प्राप्त समाधि गृहों के भित्ति चित्र हैं, तो वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? सबसे पहले कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो डोमोतिल्ला से। कहाँ से? डोमोतिल्ला से। इसको क्या कहेंगे? डोमोतिल्ला से प्राप्त होते हैं। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा चुका है। डोमोतिल्ला से प्राप्त होते हैं। फिर देखते हैं दूसरी जो कला है, दूसरे नंबर पर बाइजेंटाइन या बाइजेंटाइन कला। ठीक है, इसको मसीही कला या मसीहा कला भी कहते हैं। याद रखना, मसीहा या मसीही कला किसको कहते हैं? तो बाइजेंटाइन की कला को मसीहा कला या मसीही कला कहा जाता है। और इसका जो जन्म हुआ था वो इटली में हुआ था। कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। फिर देखते हैं जो बाइजेंटाइन कला है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से भी। ये मणिकुट्टिम के लिए प्रसिद्ध है। जो बाइजेंटाइन कला है वो मणिकुट्टिम के लिए प्रसिद्ध है। और नंबर 2 पे देखते हैं सम्राट कांस्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को राजकीय घोषित किया था। सम्राट कांस्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को राजकीय घोषित किया था। इस काल में आकृति पर चित्रण
पर रोक लगी थी, इस काल में आकृति चित्रण पर रोक लगी थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आकृति चित्रण पर रोक किस काल में लगी थी, तो ऑप्शन दिए होते हैं, गोथिक भी दिया होगा, बाइजेंटाइन दिया होगा, तो बाइजेंटाइन राइट होगा। ओके, फिर आगे देखते हैं आकृति का विरोध करने वाले, ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। आकृति का विरोध करने वाले शासक कौन थे, तो लियो तृतीय थे। कौन थे, लियो तृतीय, और दूसरे थे याजिद द्वितीय। ठीक है, लियो तृतीय और याजिद द्वितीय थे। फिर देखते हैं यह विरोधी प्रवृत्ति चली थी, तो कब से कब तक चली थी, 726 से 743 तक। कब से कब तक चली थी, 726 से 743 तक चली थी। जो विरोधी जो प्रवृत्ति चली थी, किसने शुरू की थी, लियो तृतीय और याजिद द्वितीय ने। ठीक है, तो बाइजेंटाइन का प्रथम स्वर्णकाल किसके समय माना जाता है, तो बाइजेंटाइन, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसका स्वर्णकाल जो माना जाता है वो जस्टिनियन के शासनकाल को माना जाता है, और जस्टिनियन का शासनकाल माना जाता है कि 6ठी शताब्दी में था, 6ठी शताब्दी का समय था। ओके, फिर है बाइजेंटाइन कला का द्वितीय स्वर्णकाल जो माना गया है 12वीं से 13वीं शताब्दी का समय माना गया है। अब देखते हैं बाइजेंटाइन जो कला से संबंधित भवन कौन कौन से, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एक जो भवन है, गिरजाघर है, सेंट बाइटल, इसको सेंट बिताले भी कहते हैं, याद रखेंगे, बिताले भी कहते हैं, बाइटल भी कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, बिताले भी बोलते हैं, इसको वी है तो इसको विताले भी बोलते हैं, बाइटल भी बोलते हैं। तो जो सेंट बाइटल गिरजाघर है सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ऑप्शन में देते हैं कि बाइजेंटाइन कला से संबंधित भवन जो सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्राप्त होता है, तो कहाँ से प्राप्त होता है, सेंट बिताले या सेंट बाइटल गिरजाघर से। फिर दूसरा जो है तो रेवेन्ना के गिरजाघर हैं, यहाँ से मणिकुट्टम के साक्ष्य बहुत अधिक प्राप्त हुए हैं। तीसरा जो है होगिया सोफिया, ये भी श्रेष्ठ में आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ सेंट बिताले और होगिया सोफिया जो है दूसरे नंबर पे ये माना जाता है। फिर है सेंट बसील गिरजाघर, ये सेंट बसील जो गिरजाघर है ये कहाँ पे है, मास्को रूस में स्थित है। फिर बाइजेंटाइन कला में पीला रंग शुभ माना गया, कौन सा रंग शुभ माना गया है, पीला रंग शुभ माना गया है, याद रखेंगे। फिर मणिकुट्टिम, ओके, मणिकुट्टिम में किसका प्रयोग किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मणिकुट्टिम में संगमरमर का प्रयोग किया जाता था, किसका, संगमरमर का, और कहीं कहीं कांच के टुकड़ों का भी प्रयोग मिलता है, कहीं कहीं पे। ठीक है, फिर बाइजेंटाइन जो कला है, बाइजेंटाइन कला से प्रभावित कलाकार कौन है, एल ग्रेको हैं, कौन है, एल ग्रेको हैं। ओके, एल ग्रेको किस कला से प्रभावित हैं, तो बाइजेंटाइन कला से ये प्रभावित हैं। और इसमें ये देखते हैं जो कूफी लिपि है, कौन सी लिपि, कूफी लिपि का प्रयोग बाइजेंटाइन कला में किया गया है। बाइजेंटाइन कला में कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है, तो कूफी लिपि का प्रयोग किया गया है। तो बाइजेंटाइन हम लोग देख लिए, बाइजेंटाइन कला। फिर अब देखेंगे रोमनस कला, ये भी इम्पोर्टेंट है। रोमनस कला ये कहाँ पे पनपी थी, ये फ्रांस में पनपी थी, याद रखेंगे। और रोमनस कला का समय जो है वो 11वीं सदी है। रोमनस कला जो फ्रांस में पनपी थी, तो किस समय पनपी थी, 11वीं सदी में। ओके, 11वीं सदी में पनपी कला को कौन सी कला कहेंगे, तो रोमनस कला कहेंगे। फिर है इस युग की कला द्वार तोरण तथा वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। ये इस युग की जो कला है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, द्वार तोरण और वास्तुकला के लिए। किसके, द्वार तोरण और वास्तुकला के लिए ये कला प्रसिद्ध है, रोमनस कला। और यहाँ के जो गोल मेहराब प्रसिद्ध है। यहाँ पे कैसे मेहराब बने हुए हैं, तो यहाँ पे गोल मेहराब बने हैं, याद रखेंगे, गोल मेहराब बने हैं रोमनस कला में। और नुकीले मेहराब अगर आएगा तो गोथिक कला लगाएंगे, बहुत ध्यान से ये सुनिएगा। गोल मेहराब है तो वो कौन सी कला होगी, रोमनस। ओके, अगर नुकीले मेहराब की बात आएगी या लंबे मेहराब की बात आएगी तो वो कौन सी कला होगी, गोथिक कला। ओके, फिर है रोमनस भित्ति चित्रण पद्धति को, जो रोम में भित्ति चित्रण हुआ है उसको क्या कहते हैं, रैपिड फ्रेस्को कहा जाता है। फिर देखते हैं रोमनस कला सिस्टाइन चैपल, ठीक है, फ्रांस के पोइत के बेनेडिक्टाइन चर्च को कहा जाता है।
रोमनस कला का सिस्टाइन चैपल किसे कहते हैं? तो फ्रांस के बेनेडिक्टाइन चर्च है उसको बोलते हैं ये रोमनस कला का सिस्टाइन चैपल है। सिस्टाइन चैपल वो भित्ति चित्र किसने बनाया था? तो माइकल एंजेलो, याद रखेंगे माइकल एंजेलो ने बनाए थे। फिर देखते हैं, फिर है ये भी इम्पॉर्टेंट है, भारी स्तंभ का प्रयोग किस कला में किया गया है? तो रोमनस कला में किया गया है। भारी स्तंभ भित्ति पक्ष का प्रयोग किया गया है किस कला में? तो रोमनस कला में किया गया है। ओके, यह रोमनस कला की विशेषता है। फिर देखते हैं गोथिक। अब अगला 4 पॉइंट है गोथिक कला। तो ये कला जो पनपी थी ये 12वीं सदी की कला है। और कहाँ पे ये पनपी थी? फ्रांस में पनपी थी। और इसका जो चरम उत्कर्ष हुआ था वो 13वीं शताब्दी में हुआ था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं कि गोथिक कला का जन्म कब हुआ था? तो 12वीं शताब्दी। और अगर इसका चरम पूछा जाता है तो 13वीं शताब्दी में। कब हुआ था? 13वीं शताब्दी में। ओके, नेक्स्ट, इसी जो गोथिक कला है इसको क्या कहते हैं? ईच कला कहते हैं। गोथिक कला का अन्य नाम है ईच कला और बाइजेंटाइन का अन्य नाम क्या है? मसीही कला या मसीहा कला। ओके, फिर यह नुकीले मेहराब के लिए प्रसिद्ध है। या किसके लिए अभी ऊपर बताए हैं? या नुकीले मेहराब के लिए प्रसिद्ध है। गोल मेहराब के लिए रोमनस कला प्रसिद्ध है और नुकीले मेहराब के लिए गोथिक कला प्रसिद्ध है। ओके, फिर देखते हैं रंगीन कांच की खिड़कियां या स्टेन ग्लास विंडोज की विधा गोथिक कला में विकसित हुई। ये भी प्रश्न आ चुका है पेपर में, कई बार पूछा जा चुका है कि रंगीन कांच की खिड़कियों का प्रयोग किस कला में हुआ है? तो गोथिक कला में हुआ है, ध्यान रखेंगे। और रंगीन कांच का जो समय था वो कब था? 960 से 1240 ईस्वी। अब देखते हैं, इटालियन कवि दांते ने स्टेन ग्लास विंडोज को शांत संगीत या जमा हुआ संगीत कहा है। दांते ने क्या कहा है? स्टेन ग्लास विंडोज और शांत संगीत या जमा हुआ संगीत बोला है। किसको बोला? स्टेन ग्लास विंडोज को। ओके, फिर देखते हैं गोथिक शैली का प्रथम जो भवन है कौन सा है? डेनिस गिरजाघर जो कि फ्रांस में है। डेनिस गिरजाघर जो कि फ्रांस में है, उसका समय क्या है? तो 1135 ईस्वी है। ओके, फिर देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय गोथिक शैली अंतर्राष्ट्रीय गोथिक शैली स्थापत्य कला के स्थान कौन कौन से हैं? इंग्लैंड है, जर्मनी है, इटली है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है गोथिक कला किस लिए प्रसिद्ध है? तो मूर्ति कला दिया होता है ऑप्शन में, स्थापत्य दिया होता है या वास्तु दिया होता है और चित्रकला दिया होता है। तो गोथिक कला जो फेमस है, प्रसिद्ध है, वो स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। ओके, याद रखेंगे। और इसमें गोथिक जो कला है इसमें इंद्रधनुषी रंगों के चित्रण के लिए कौन जाने जाते हैं? ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इंद्रधनुषी चित्रण के मास्टर ऑफ मूलिश जाने जाते हैं, मास्टर ऑफ मूलिश। ओके, फिर देखते हैं गोथिक कला में सर्वश्रेष्ठ दर्शनीय भवन कौन सा है? चार्टेड कैथेड्रल। ठीक है, याद रखेंगे। चार्टेड कैथेड्रल किस कला में ये सर्वश्रेष्ठ दर्शनीय भवन है? तो गोथिक कला का। फ्लाइंग बट्रेस का प्रयोग गोथिक कला में किया गया। ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्लाइंग बट्रेस का प्रयोग किस कला में किया गया है? गोथिक कला में। गोथिक चित्रकार कौन कौन से हैं? वास्तुशिल्पी जियोत्तो। कौन है? जियोत्तो। गोथिक चित्रकार तथा वास्तुशिल्पी कौन है? तो जियोत्तो हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर जियोत्तो ने पुनर्जागरण काल की चित्रकला को जन्म दिया। ठीक है, जो जियोत्तो हैं वो पुनर्जागरण काल की चित्रकला को वो जन्मदाता भी माने जाते हैं। फिर देखते हैं गोथिक चित्रकार और कौन कौन से? जियोत्तो तो हैं ही हैं, सिमाबुए हैं, साइमोन है, मार्तिनी है, दुर्चियो है, आंद्रिया आर्केना वास्तु मूर्तियों काव्य कला के लिए प्रसिद्ध है। अब देखते हैं सियन्ना शैली जो इटली में 13वीं शती है उसके जनक कौन माने जाते हैं? दुच्चियो माने जाते हैं। सियन्ना शैली के या सियना शैली, कहीं कहीं सियना भी दिया होता है, सियना। तो सियना शैली के जो जनक माने जाते हैं वो दुच्चियो को माना जाता है। ये सियना शैली कब विकसित हुई थी? तो 13वीं सदी में। ओके, फिर देखते हैं साइमोन मार्तिनी ने मेरी की आकृति का विकास किया। साइमोन मार्तिनी ने किसकी पेंटिंग बनाई थी? तो मेरी की आकृति बनाई थी। ओके, आज हम लोगों ने यूरोपीय मध्यकालीन कला के बारे में पढ़े हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये सेशन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।